नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया रिपोर्टर्स। यहां पर खबरें सिर्फ आपको दिखाई नहीं जाती, बल्कि उससे जुड़ा हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर है पैनी नजर, सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने हम लेकर आते हैं बेबाकी से। आज भी देश और दुनिया के कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कई बड़े फैसलों की गूंज है, कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती देती है। विकास के वादों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी किस तरह से बढ़ रही हैं, बताएंगे मेरे सहयोगी जो देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स इंडिया रिपोर्टर्स में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट दे दी है। ये एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट पहले शासन को दी और शासन ने फिर इसको बाकायदे श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को देने को कहा, तो वो भी ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि इसमें जो ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय और साथ में सदस्य अनिल मिश्रा, दोनों को क्लीन चिट दे दी है एसआईटी ने। और क्योंकि उनका नाम काफ़ी चर्चा में था और इसके बाद ये पूरा मामला अब जो तमाम पन्नों की रिपोर्ट है उसमें क्रमवार सभी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि 13 जून को एसआईटी का गठन जो कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी हैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी, योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट की थी इसमें एसआईटी गठित की जाए। तो इसमें एसआईटी का गठन 13 जून को हुआ और 13 जून के बाद 23 जून को पहली प्रारंभिक रिपोर्ट इसमें आई। और प्रारंभिक रिपोर्ट में उसमें भी चंपत राय का जिक्र किसी भी इसमें जो चढ़ावा चोरी मामले में इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं था। और इसके साथ ही जो एसआईटी रिपोर्ट आई बाकायदे उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए अपना सुझाव दिया। और 23 जून के बाद 25 जून को अयोध्या कोतवाली में इसकी एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद इसमें जो 8 लोग हैं उन टिन्नू यादव सहित 8 लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं और उनके पास से लाखों रुपए का चढ़ावा चोरी मिलता है। और साथ में पुलिस ने तमाम लंबी चौड़ी जांच पड़ताल की, उसमें बाकायदे उनके घर कैसे उन्होंने खरीदे, कार कैसे खरीदी, इसकी गहन जांच में तमाम लोग इसमें आरोपित पाए गए। ऐसे में एसआईटी ने कई लोगों से अहम जानकारियां जुटाई, कई घंटों तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ की। स्टेट बैंक के जो पूर्व कर्मचारी थे उनसे पूछताछ की और ये पाया कि अप्रैल से लेके जून तक 70 बार चोरी की गई। तो ऐसे में चोरी की घटना बढ़ी है और अब ये फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है और उसने क्लियर कर दिया है इसमें 8 जो ये चढ़ावा चोर थे इनके अलावा ट्रस्ट के अन्य सदस्य शामिल नहीं थे। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ से। बीजेपी में हुए संगठन के बदलाव के बाद अब सबकी निगाहें केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव को लेकर नजर आ रही है। देखिए, सीधे तौर पे ये माना जा रहा है कि बीजेपी में जो संगठन में बदलाव हुए हैं उसके बाद अब मोदी कैबिनेट में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में ऐसे कई नेता हैं जिनको अब बदलने की बात सामने आ रही है। वहीं ये बात भी साफ है कि कई लोगों को संगठन में जगह दी गई है, तो संगठन से निकाल के कई लोगों को अब मोदी के कैबिनेट में लाया जाएगा। सीधे तौर पे 3 राज्यों में जो चुनाव हैं उसको लेकर भी इसे जोड़ा जा रहा है। 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले अब मोदी कैबिनेट में बदलाव का जिक्र किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जिसका परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं रहा है उन्हें बदला जाएगा। साथ ही साथ जो समीकरण लगातार बदलते गए हैं, चाहे वो बंगाल चुनाव हो, इसके बाद पंजाब के कई जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, इसके अलावा बंगाल में कई सांसदों ने बीजेपी का दामन जो है वो थामा। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बदलाव के स्वर जो है वो नजर आ रहे हैं। अब इसके तहत मोदी कैबिनेट में भी मंत्रियों का पोर्टफोलियो जो है वो बदलने वाला है। सीधे तौर पे ये माना जा रहा है कि जिनका वर्क रिपोर्ट जो है खास तौर पर प्रधानमंत्री तमाम जो मंत्रालय है उसको खुद से देखते हैं और जिसमें वर्क रिपोर्ट जिन मंत्री का ठीक नहीं होता है उन्हें बदला जाता है। अब इस बदलाव में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, इन तमाम जगहों पे मंत्रियों के फेरबदल जो हैं वो करने तय माने गए हैं। इसमें कुछ पंजाब के नए जो मंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश से कई नए चेहरे जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है युवाओं के बदलाव को लेकर। लगातार चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, आरएसएस के जो मोहन भागवत हों या इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हों, लगातार सभी नेता जो हैं वो युवाओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जेनजी से संवाद करने की कोशिश कर
कर रहे हैं और इसी दौरान ये बात साफ हो गई है कि युवाओं को भी आगे लाया जा सकता है। तेजस्वी सूर्या को युवा संगठन से अलग किया गया तो गुजरात के नए नाम को सामने लाया गया और इसी को देख के ये माना जा रहा है कि बदलाव जो है वो अब केंद्रीय कैबिनेट में भी होने वाला है। मोदी कैबिनेट में नए चेहरे नजर आ सकते हैं। इस नए चेहरे में महिलाओं का जो कह सकते हैं कि सीधे तौर पे आगमन नजर आ सकता है, क्योंकि ये जो 33% आरक्षण का जिक्र लगातार सरकार में किया जा रहा था, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाने की बात की गई थी, तो अगर वहां पर नहीं हो पाया तो ये माना जा रहा है कि महिलाओं को प्रायोरिटी यानी कि महिलाओं को आगे लाया जा सकता है। मोदी कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। ये बदलाव जल्द ही होने वाले हैं, क्योंकि उससे ठीक पहले संगठन का बदलाव हो चुका है और संगठन के बदलाव के बाद ये माना जा रहा था कि मोदी कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव होगा। कई पुराने चेहरे जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है या जिनके कार्यकाल सही नहीं रहे हैं, जिन पर कोई आंच आई है, उन लोगों को साइडलाइन करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इसके अलावा खासतौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि वहाँ से कई लोगों को मोदी कैबिनेट में लाया जा सकता है। आगामी कुछ सालों के अंदर कई राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, तो इन राज्यों को भी सबसे आगे रखा गया है। महिला और युवा, इस तरीके से संगठन में बदलाव किया गया। अब मोदी कैबिनेट में भी बदलाव इसी तरीके के संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के बादलखेड़ा बुद्धेश्वर चौराहे के पास गंदगी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम टीम और पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। माना जा रहा है कि वहां पर अवैध भैंस की डेयरियां थी, जिसका संचालन लंबे समय से हो रहा था। उन संचालकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीम गई, जहां पर स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर पूरी तरह से पुलिस को निशाना बनाया, नगर निगम की गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस पर भी कई सारे वार किए। वहां पे मौजूद एक व्यक्ति ने पुलिस का कॉलर पकड़ के गर्दन को दबोच लिया। फिर वहां पे एक महिला ने जंजीर के जरिए पुलिस के सिर पर कई ताबड़तोड़ वार किए। हालांकि कई बार सूचना मिल रही थी कि जो ये बुद्धेश्वर खेड़ा इलाका है, यहाँ पर अवैध डेयरियां संचालित हो रही हैं। उसकी शिकायतें लंबे समय से महापौर जो यहाँ की हैं सुषमा खगरवाल और जो पुलिस के कमिश्नर हैं, उनको भी हिंदू युवा वाहिनी के जो यहाँ के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद अभियान के तौर पर पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ के लोग घेर कर, यानी कुल मिला के कहें उपद्रव वहाँ पे मचाया जाता है। पुलिस को वहाँ पे घेर के मारपीट की जाती है, जिसके बाद अब मिली तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें कुल 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है और मुकदमे में जो धारा लगाई गई हैं, लाठी डंडे से वार करना, पुलिस को घेर कर उन पर अटैक करना, सरकारी वाहनों को तोड़ना, सरकारी काम में बाधा डालना, इन सब चीज़ों को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो 15 लोग के ऊपर नामजद मुकदमा है, उन लोगों की तलाशी की जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और आज फिर से पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे होते हुए जितने भी उस इलाके के अवैध डेयरी संचालन थे, उन पे कार्रवाई करते हुए एक पीएससी की कंपनी, 3 थानों की फोर्स, बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, हाथों में डंडे लिए वहां पे पूरी तरह से खंगाले जा रहे हैं। और कम से कम 110 से ऊपर जो भैंस थी उनको कब्जे में लिया गया है और जो डेयरी संचालक थे उनको पर कार्रवाई की गई। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आज पूरी तरह से पूरा पुलिस जो थी अलर्ट मोड पे होते हुए डेयरी जो संचालक है, जो अवैध डेयरी संचालक है, उस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। और सुषमा खगरवाल जो कि यहाँ की महापौर हैं, लखनऊ की मेयर हैं, उनका कहना है कि पूरे लखनऊ में किसी तरह की कोई भी अवैध डेयरी संचालन नहीं होने दिया जाएगा, जिसका जो है वहीं पर कार्य करें, क्योंकि ये लोग दूसरी की जमीन पर जानबूझकर अतिक्रमण करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और कई लोग स्थानीय स्तर पर शिकायत पहुंचाते थे, जिसके बाद से इन लोग के ऊपर कार्रवाई होती थी। उसके बाद कुछ कार्रवाई होने के बाद इनको छोड़ दिया जाता, जिसके बाद इनकी और हिम्मत और हौसले बुलंद रहे और पूरी दबंगई के साथ पुलिस और नगर निगम पर जिस तरह से अटैक किया, तो माना जा रहा है कि इनके अंदर किसी तरह का कोई भी डर नहीं था। जिस तरह से कार्रवाई करने पहुंची टीम पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है टीम पर, उसके बाद से पुलिस हरकत में आई है। उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तारियां हुई और माना जा रहा है कि बड़ी नज़ीर पेश की जाएगी। जिस तरह से पूरे लखनऊ में जिस तरह से अवैध डेयरी संचालन हो रहा है, आने वाले भविष्य में इस तरह की कोई भी अवैध डेयरी संचालन ना हो, उसके लिए पुलिस अब पूरी मुकम्मल व्यवस्था के साथ अभियान चलाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सरोजीत सिंह, अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज से जुड़े मामलों की जांच कर रही नावेलकर समिति के सामने
प्रदेश सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में कुल 7,656 रोहिंग्या और 504 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। आंकड़ों के अनुसार जम्मू संभाग के 10 जिलों में 6,737 रोहिंग्या और 46 बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। वहीं कश्मीर संभाग के 10 जिलों में 919 रोहिंग्या और 458 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई है। यह जानकारी समिति को 10 अगस्त को जम्मू दौरे के दौरान दी गई थी। जम्मू संभाग में रोहिंग्यों की मौजूदगी डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, सांबा, उधमपुर और रामबन जिलों में बताई गई है। वहीं कश्मीर संभाग में श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा में उनकी पहचान की गई है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में रोहिंग्या बस्तियों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सीमा के नजदीक उनकी मौजूदगी को सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय माना जा रहा है। जम्मू में रोहिंग्याओं से जुड़े 101 मामले दर्ज होने की जानकारी इस समिति के सामने आई है। इनमें 179 पुरुष, 21 महिलाएं शामिल हैं। कश्मीर घाटी में 16 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 41 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने रोहिंग्या लोगों के संगठित अपराध, नशा तस्करी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका भी जताई है। अधिकारियों के अनुसार कुछ मामलों में रोहिंग्या महिलाओं को जम्मू से कश्मीर लाकर स्थानीय पुरुषों से शादी कराने की जानकारी भी सामने आई है। जांच के मुताबिक कुछ महिलाओं के यौन शोषण के शिकार होने के मामले भी सामने आए हैं। 2012 और 2017 में बड़ी संख्या में जम्मू पहुंचे रोहिंग्या और बांग्लादेशी। अधिकारियों के अनुसार म्यांमार से भारत आने वाले रोहिंग्या पहले हैदराबाद पहुंचे, बाद में जम्मू आकर फंस गए। इनकी बड़ी संख्या में लोगों के 2012 और 2017 के दौरान जम्मू पहुंचने की जानकारी दी गई है। सीमा क्षेत्रों के नज़दीक उनकी मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां निगरानी बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। केंद्र सरकार ने 26 मई को नावेलकर समिति का गठन किया था। समिति को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और उससे जुड़े डेमोग्राफिक चेंजेस का अध्ययन कर उससे निपटने के उपाय सुझाने हैं। समिति को 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है और उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज की गई है उसको लेकर अब ये समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।